गणराज्य। ठीक है, रामगढ़ राज्य की क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे बना, कैसे अंत हुआ, ये सब कहानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्थापना और अंत पढ़ लेते हैं इसका। स्थापना पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, शिवदास कर्ण नागवंशी का शासन चल रहा है, शिवदास कर्ण। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए उदय कर्ण भी हुआ था उस दौरान। ये उदय कर्ण जो है वो छोटे पीरियड के लिए, तो अभी शिवदास कर्ण का शासनकाल चल रहा है। इस दौरान क्या होता है, नागवंशी राजा, शिवदास कर्ण कौन है, नागवंशी राजा। ठीक है, ये छोटा नागपुर एरिया, खास जो एरिया है यहाँ का राजा है, मतलब हजारीबाग, रामगढ़, मतलब पूरे जो अभी का छोटा नागपुर है, बड़े एरिया में इसका राज्य था। ये छोटा नागपुर खास मेन एरिया था। छोटा नागपुर खास बोले तो रांची, गुमला और लोहरदगा, छोटा नागपुर खास बोले तो। उस एरिया में कुछ विद्रोह होता है, विद्रोह छोटा नागपुर खास के विद्रोह होता है, स्पेशली हजारीबाग का जो बड़का गांव एरिया है वो उस एरिया में जब विद्रोह होता है तो शिवदास कर्ण अपना दो वीर भाई, मतलब इसके नीचे काम करता है, दो सैनिक जो बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का रहता है, बड़ा भाई बागदेव और छोटा भाई सिंहदेव, ये दोनों को जिम्मा देता है कि ये जो विद्रोह फैला हुआ है इसी को ख़त्म कर दो। तो ये दोनों बहादुर था, वहाँ जाके विद्रोहियों को दबाता है और आसानी से कुचल देता है विद्रोह को। तो इसके बदले में तय किया गया था एक अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट की इतना पैसा देना दूंगा, अगर ये हो जाएगा तो ये इतना अमाउंट दूंगा। तो विद्रोह जब कुचल दिया जाता है तो शिवदास कर्ण मना कर दिया जाता, कम अमाउंट देता है। तो ये दोनों भाई नाराज हो जाता है। दोनों भाई इस शिवदास कर्ण की नौकरी छोड़ के, नागवंशियों की नौकरी छोड़ के, वही बड़का गांव जिस एरिया में विद्रोह दबाया था उस एरिया में चला जाता है दोनों। अब बड़का गांव जब जाता है तो देखिए, बागदेव और सिंहदेव ने अभी बड़का गांव के विद्रोहियों को कुचला है, वहाँ के लोगों के परेशानियों को दूर किया है। तो बड़का गांव में इसकी प्रभुत्व तो है ही, तो वहाँ पे क्या क्या, अब बड़का गांव में इसकी प्रभुत्व ऑटोमेटिकली है क्योंकि अभी विद्रोह दबा के गया है। उसने, दोनों भाइयों ने फिर कर्णपुरा के राजा पे अटैक कर दिया। छोटा सा राजा था कर्णपुरा के राजा। ठीक है, उसी एरिया में बड़का गांव एरिया के भीतर ही एक जो ज़मींदार होगा, छोटा सा या राजा होगा, उस पर अटैक करने के बाद एक बड़ी एरिया का मालिक बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे 21 परगने, जिस तरह कर्णपुरा एक परगना है उसी तरह 21 परगने को जीत के रामगढ़ राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, रामगढ़ राज्य की स्थापना ये कब करता है, 1368 में। ठीक है, 1368 में। तो कौन राजा बनता है, बड़ा भाई बागदेव। पहला राजा कौन, बागदेव। ठीक है, अभी सिंहदेव जो है इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा देर बाद इसके भी जो इसके बच्चे तो अभी राजा बनते जाएंगे, इसका बच्चा, इसका बच्चा, इसका बच्चा। लेकिन लास्ट में एक मूवमेंट आता है जब सिंहदेव का बच्चा हड़प लेता है ये इसके राज्य को, फिर सिंहदेव के बच्चे का शासनकाल शुरू हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बागदेव राजा बन गया। ठीक है, अब इसका मैं क्षेत्र बता देता हूँ, किस क्षेत्र में, जो आजकल का क्षेत्र है उस हिसाब से देखिए। रामगढ़, पूरे रामगढ़ जिला में राज्य था, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो इतने ज़िले तक रामगढ़ राज्य फैला हुआ था उस ज़माने में। ठीक है, अभी तो ये हो गया है, मतलब जब ये राज्य तो कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। जब ये सबसे उत्कर्ष अवस्था में था तो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था, ये अच्छा बड़ा एरिया है। देखिए इधर क्या बोलता, शिवदास कर्ण का शासन चल रहा है। तो अब कुछ दिन के बाद होगा कि नागवंशी तो बहुत बड़ा है, अभी भी इससे बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है। ये जब सबसे बड़ा रहता है तो ये स्वरूप रहता है। तो यहाँ से शुरू हुआ है कर्णपुरा से, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये बड़ा है छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता है। तो एक ऐसे समय आएगा तो रामगढ़ राजा ही नागवंशियों का मालिक बन जाएगा।
नागवंशियों को टैक्स देना पड़ता है रामगढ़ राज्य को। ठीक है। अब देखिए ये शिवदास कर्ण के बारे में ये याद रखिए, जो गुमला में हाफा मुनि मंदिर है ना, गुमला में हाफा मुनि मंदिर इसी शिवदास कर्ण ने बनाया था 1401 ईस्वी में। और इसमें एक मराठा जो है, इसके बाद मराठों का अटैक होता है औरंग, तो मराठा उस समय क्या बोलता है, नहीं मराठों का भी अटैक नहीं होता है। ठीक है, 1401 है ना। तो यहाँ पे जो राजा ये हापा मुनि मंदिर का जो पुजारी नियुक्त करता है उसका नाम था सियानाथ, ये याद रखिएगा। ये मराठा ब्राह्मण रहता था, मराठा ब्राह्मण है ये। ठीक है, ये हापा मुनि मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था शिवदास कर्ण ने, ये इतना याद रखना है। अब इसका अंत कैसे हुआ देखिए, इस राज्य का अंत हुआ 1947 में, इंडिया आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद हो गया तो राजशाही ख़त्म, 1947 ईस्वी में राजशाही ख़त्म। ठीक है, राजशाही ख़त्म होने का शुरुआत हो गया। 1950 में गणतंत्र बन गया, तो गणतंत्र हमारा संविधान बन गया। तो अब कहाँ से रहेगा बेचारा लोग, राजशाही ख़त्म होगा। तो ये 1947 से ख़त्म होने के कगार में आ गया है। ठीक है, मगर कानून बना के इसको कब ख़त्म किया गया, 1955 ईस्वी में। ठीक है, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार अधिनियम 1955 के आर्टिकल 3 के तहत बोला कि रामगढ़ राज्य ख़त्म, आज के बाद से कोई रामगढ़ राज्य का राजवंश नहीं होगा। तो रामगढ़ राज्य ख़त्म, लेकिन उसके परिवार आखिरी राजा जो था कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है, पहला राजा हमने बता दिया बागदेव सिंह, आखिरी राजा कामाख्या नारायण सिंह। तो ये आखिरी राजा था। तो कामाख्या नारायण सिंह के जब के बाद भी अभी वो राजवंश जिंदा है, मतलब जो इसकी संपत्ति थी वो संपत्ति आज भी कोई क्या बोलता है उसका प्रोटोनेज कर रहा है। तो उसके बाद से नारायण वंश के नाम से अभी भी चल रहा है, नारायण वंश के नाम से। लेकिन ये है कुछ नहीं, मतलब कोई राजा का कुछ पावर है नहीं, बस एक नाम मात्र चल रहा है। अभी भी जो इसका बड़ा मतलब इन लोग राजा का सारे परंपराएं होती है, तो अभी भी मयूरध्वज सिंह बोल के राजा है, लेकिन कोई उस तरह का पावर कुछ है नहीं, सिर्फ नाम का है। कामाख्या नारायण सिंह के बारे में आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर बने थे, फ्रीडम फाइटर में इसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों ने इसे एक उपाधि दिया था, राय बहादुर। अंग्रेज़ राय बहादुर की उपाधि अपने हर एक चमचे को देता था, तो इसने भी चमचागिरी की होगी। तो राय बहादुर की उपाधि किसको दिया था? कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह ने एक पार्टी बनाया था। ठीक है, जब 1947 में लग गया कि अब तो राजशाही ख़त्म, अब तो ठाट बाट ख़त्म, तो ठाट बाट कौन करेगा भविष्य में? नेता। तो बोले चलो नेता बनते हैं। तो इन्होंने एक पार्टी बनाया था, उसका नाम है 1950 में एक पार्टी बनाया, नाम है उसका संथाल परगना छोटा नागपुर, बड़ा नाम है इसीलिए लिखते हैं संथाल परगना छोटा नागपुर जनता पार्टी। कब बनाया था? 1950 में। याद कैसे रहेगा कि 1950 में झारखंड पार्टी भी बना था उसी समय, ये दोनों एक ही साल में बना है। ठीक है, ये पार्टी बनाने के पीछे कुछ कहानियां हैं कि ये पहले कांग्रेस ही था, उसमें कांग्रेस ही सब कुछ था। तो नेहरू जी ने 1946 ईस्वी में दिल्ली नेहरू जी से मिलने गया कामाख्या नारायण सिंह, तो इसको 8-9 घंटा बैठा के रखा। तो नेहरू जी मिल नहीं पाए किसी वजह से, तो इसको गुस्सा आया होगा, सर राजा है हम कैसे ऐसे कर सकता है। तो जब आया और बोला कि नहीं हम अपना अलग पार्टी बनाएंगे, संथाल परगना छोटा नागपुर जनता पार्टी। इस पार्टी का हुआ क्या? इस पार्टी का 1960 ईस्वी में विलय हो गया स्वतंत्र पार्टी में। ठीक है, ये स्वतंत्र पार्टी क्या था दोस्तों? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का नाम सुने होंगे, राजा गोपालाचारी। ठीक है, उसने एक पार्टी बनाया था, कांग्रेस से अलग होकर अपना एक पार्टी बनाया था स्वतंत्र पार्टी। उसमें इसका विलय हो गया कब? 1960 ईस्वी में। और ये पार्टी बस 1959 में बना था स्वतंत्र पार्टी।
ठीक है, राजा गोपालाचारी के बारे में जान लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कौन किसका समधी था? गांधी का महात्मा गांधी का समधी था। ठीक है, इसका छोटा बेटा देवदास गांधी और इसकी बेटी लक्ष्मी, ये दोनों का विवाह हुआ था। तो इन लोग दोनों ये थे, समधी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह करके 1955 में अंत हो गया। और ये कामाख्या नारायण सिंह के बारे में एक चीज़ और है कि पहला कोई राजनीतिक आदमी, नेता, जिसने हेलीकॉप्टर का यूज किया है इंडिया में, यही हेलीकॉप्टर का पहला यूज किया था राजनीतिक प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, कामाख्या नारायण सिंह। उसके बाद ये विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, बिहार विधानसभा का, बहुत दिन तक एमएलए भी रहा और चल ही रहा है इसका राजशाही परिवार, थोड़ा बहुत इसका नेतागिरी चलता ही है अभी भी। इतना हो गया, इसका अंत भी हो गया। अब इसकी राजधानियाँ याद करवा देता हूँ। टोटल 19 राजा हुए थे। ठीक है, 19 प्रशासक हुए थे रामगढ़ राज्य में, ये भी याद रखिए। राजधानी देखिए इसकी तबरीप, 6 राजधानियाँ हुई। ठीक है, सॉरी, सबरीप, ये याद रखिए। तो ये क्रम वाइज पूछता है कि पहला राजधानी कौन, आखिरी राजधानी कौन। ये भी पूछता है कि इस एस के बाद यू हुआ, यू के बाद बी हुआ, बी के बाद आर हुआ, आर के बाद आई हुआ, उसके बाद पी हुआ। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, आई से है ना इचाक, पी से पद्मा। आपको क्या याद रखना, पहला राजधानी रामगढ़ राज्य का सिसिया और आखिरी राजधानी पद्मा, ये याद रखना है। ये पद्मा, बराकर नदी यहीं से निकलता है, निकाल देते हैं बराकर नदी को, निकाल दिया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये रामगढ़ में जो किला इसका है, रामगढ़ में जब राजधानी बना तो इसका जो किला बना था उसको गढ़बांध कहते, गढ़बांध किला। ठीक है, इन लोग गढ़बांध किला था, रामगढ़ में जो किला बना के रहता था ना, तो गढ़बांध किला। तो गढ़बांध किला कहाँ होगा? रामगढ़ में, याद रखिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिसिया का किला कहाँ है? रामगढ़ या हजारीबाग ऑप्शन आएगा, उसमें मार दीजिएगा। उर्दा कहाँ है? वहीं पे। बादाम कहाँ है? वहीं पे। गढ़बांध कहाँ है? वहीं पे। पद्मा कहाँ है? वो या तो रामगढ़ में होगा या हजारीबाग में होगा, क्योंकि उसका पूरा अभी अलग हो गया ना दोनों ऑप्शन में। इसके लिए किला का भी मैं बना दिया हूँ, ये किला भी आप जाके देख लीजिएगा, सारे का कौन कहाँ पे है सब पता चल जाएगा आपको। तो आपसे सिसिया का किला किसने बनाया? फट से बोल दीजिएगा, बागदेव सिंह की पहली राजधानी बागदेव ने बनाया होगा। उर्दा उसके बाद किसी ने बनाया था, ये सब मैं अभी बताता हूँ। तो इतना याद रखिए कि ये जितनी भी नाम है, सिसिया, उर्दा, बादाम, रामगढ़, गढ़बांध, पद्मा, इचाक, ये सारे किला बनाया किसने ने? रामगढ़ के राजाओं ने। ठीक है, ये रखना है आपको याद। अब देखिए, रामगढ़ राज्य का विभाजन बता देता हूँ। रामगढ़ राज्य के 3 शाखाएं हुए। ठीक है, 1300 पहली शाखा जो है 1368 से 1772 तक। ठीक है, पहली शाखा ये चली। 1772 से दूसरी 1772 से 1880, तीसरी 1880 से 1955 तक। वेरी सिंपल, अभी याद हो जाएगा, गड़बड़ाइए नहीं। पहली शाखा को ना बागदेव का चल रहा था, बागदेव का डायनेस्टी चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है, यही बता दूं या आगे बताऊं? उसके बाद ये दूसरी शाखा अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बता देता हूँ। दूसरी शाखा जो है ना, बोला था ना सिंहदेव का वंशज। ठीक है, सिंहदेव का वंशज ने दावा ठोक दिया कि हम है उसके उत्तराधिकारी। तो तेज सिंह, सिंहदेव का वंशज तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह ने दूसरी शाखा का स्थापना किया।
ठीक है। और तीसरी शाखा फिर बाद में ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने स्थापना किया। ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा आपको याद रखना पड़ेगा। अब तेज सिंह जब राजा बना, सब जब राजा बनेगा ये तो अपनी राजधानियाँ चेंज करता है। आप गौर करके देखिएगा, एक शाखा से दूसरी शाखा वाला राजवंश कभी भी इतिहास में बना है तो अपनी राजधानी चेंज करता है। तो तेज सिंह जो है ना अपनी राजधानी बनाया था, तेज सिंह जो है इचाक को, ठीक है, और ये पदमा को, ठीक है। सबरीप जो अभी बताए ना, सबरीप में आई और पी वाला, आई मतलब दूसरी शाखा का राजधानी था इचाक, और पदमा जो था तीसरी शाखा का था। बाकी SUBR जो है अभी बताऊंगा सारे चीज़। SUBR जो था पहली शाखा का राजधानी था, ठीक है। अब ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। तेज सिंह को याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। अभी वो आगे बताता हूँ। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कि औरंगजेब के राज्य में जो हजारीबाग, औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग 5 खंडों में विभक्त था। हजारीबाग ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 5 खंडों में 5 राजवंश चलते थे। 6 चंपा, केंदी, खड़गदिहा और रामगढ़। ये इतने ये चलते थे, 5 राजवंश थे। अब औरंगजेब जब मरेगा 1707 में औरंगजेब मर जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुग़ल सत्ता जो इंडिया के 60% एरिया में फैली हुई थी, तो मुग़ल अब एकदम कमज़ोर होता छोटा छोटा होता जाएगा। जब कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा। तो औरंगजेब के मरने के बाद बहुत से राज्य आज़ाद हो गए। जैसे बंगाल आज़ाद हो गया, ठीक है, बंगाल आज़ाद स्वतंत्र हो गया। इसकी मतलब मुग़लों के राज्य से स्वतंत्र हो गया बंगाल। किसने किया? मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को आज़ाद करवा लिया। उसको शहादत खान ने, अवध को, भरतपुर को जाटों ने, इस तरह करके बहुत हैदराचीन खिलीज खान ने हैदराबाद को, मतलब मुग़ल अब ख़त्म के कगार में, एकदम बिंदु टाइप का हो जाएगा। तो हमें बंगाल से लेना देना है, बाकी का नहीं लेना देना है। एक इधर पावर बढ़ रहा है। औरंगजेब के समय में ही शिवाजी, संभाजी पावरफुल लीडर मराठा पैदा हो गया है। उन लोग भी अपनी शक्ति का उधर विस्तार कर रहा है। तो एक आपका रोल होगा क्या? मराठा। दूसरा ये बंगाल के नवाब। मुग़लों का मतलब एकदम ख़त्म हो गया। जो टैक्स भी देता था वो टैक्स भी देना बंद हो गया। बंगाल अब बढ़ रहा है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को आज़ाद करवाया और अपने नाम से मुर्शिदाबाद बोल के एक शहर बसाया और वही राजधानी है। अभी मुर्शिदाबाद आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है? अब हम आते हैं दलेल सिंह से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। हेमंत सिंह से शुरू करते हैं। हेमंत सिंह एक राजा है, ठीक है। हेमंत सिंह, इस राजा के बारे में पता चलता है इतिहास में। बाकी ज़्यादा जानकारी इससे पहले के राजाओं के लिए है नहीं, किसी भी बुक में भी नहीं मिल रहा है और है ही मतलब उसकी जानकारी भी है नहीं अच्छा से, ठीक है। इसकी 1604 से 1661 तक इसकी शासनकाल था, ठीक है। हेमंत सिंह के दौरान एक ही इम्पोर्टेंट काम हुआ है, दैट इज़ उसने बादाम का किला का निर्माण कराया था इसने। अब सबरीप में देखिए ये बादाम, ठीक है, सिसिया बागदेव ने बनाया था। उसके बाद राजधानी बना था कभी, उसके बाद बादम, ठीक है। बादम को किसने बनाया था? हेमंत ने बनाया था, हेमंत सिंह ने। क्यों बनाया था भाई? उस समय देखिए क्या बोलता है, मुग़लों का बहुत ज़्यादा ये था, औरंगजेब का शासनकाल था। तो औरंगजेब से बचने के लिए, क्यों औरंगजेब के जब अटैक करने जाता था ना तो रास्ते में बादाम पड़ जाता था, ये उर्दा पड़ जाता था, ठीक है। तो उर्दा पड़ जाता था, इसलिए उर्दा को हटा के औरंगजेब के रास्ते में ना पड़े, इसलिए बादाम बनाया गया। आगे आता हेमंत सिंह के बाद 1667 ईस्वी में, 1667 से लेके 1740 तक, 1724 तक कौन रहता है? दलेल सिंह, ठीक है। दलेल सिंह
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो पूछेगा औरंगजेब के समकालीन कौन था रामगढ़ के राजा? हेमंत सिंह भी था और दलेल सिंह भी था, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दलेल सिंह मैंने बताया था कि दलेल सिंह ने राजधानी कहाँ ले जाएगा, यहाँ तक पहुँचा है बदाम तक, अब रामगढ़ राजधानी हो जाएगा, और जहाँ पे रहेगा वो किला का नाम है गढ़बांध किला। ठीक है, कन्फ्यूज मत है, रामगढ़ का किला भी पूछेगा या गढ़बांध का किला भी पूछेगा, दोनों रामगढ़ में है। किसने बनाया? दलेल सिंह ने बनाया। अब मैंने बताया था ना औरंगजेब के समय में पूरे हजारीबाग 5 भागों में बटा हुआ था, तो उसमें से अब लड़ाई होगा। औरंगजेब मरने के बाद मुग़ल कमज़ोर हो गए, जब कमज़ोर हो जाएगा तो इधर चुलबुली शुरू होगा। तो दलेल सिंह ने क्या किया, 6 राज्य पे अटैक करके रामगढ़ में मिला लिया, 6 राज्य को रामगढ़ में मिला लिया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 राज्य को रामगढ़ में मिला लिया। 1718 ईस्वी में, ठीक है, 24 तक है दलेल सिंह। 17 रामगढ़ ने 6 राज्य के किसको हरा के? मगर सिंह राजा को हरा के दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में 6 को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। रणभस्त सिंह ये रामगढ़ का रणभस्त सिंह जो रहता है वो 6 राज्य का मगर सिंह का बेटा रहता है। अभी तो 6 राज्य किस में मिला हुआ है? रामगढ़ राज्य में मिला हुआ है, रामगढ़ में मिला हुआ है। तो रणभक्त सिंह मदद लेता है, एक वहाँ के लोकल बहुत पावरफुल जमींदार रहता है, नरहत समया का जमींदार, नरहत समया, ये एक जगह का नाम है नरहत समया। इसके जमींदार से मदद लेता है और फिर से 6 राज्य को जीत लेता है और रणभक्त सिंह फिर से 6 का राजा हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि फिर से वापस रणभक्त सिंह ने रामगढ़ से 6 राज्य को लिया। ठीक है, अब अगला कार्यक्रम होता है विष्णु सिंह। इसके बाद हेमंत सिंह, दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह राजा बनता है। ठीक है, विष्णु सिंह 1724 से 1763 तक रहता है राजा। ठीक है, ये क्या करता है विष्णु सिंह? फिर से देखिए 6 पे अटैक करता है। ठीक है, और 6 को जीतता है। ठीक है, फिर से देखिए फिर से सत्ता गया था, फिर से वापस आ गया, 6 राज्य को जीत जाता है ये। तो फिर ये उसके बाद बहुत दिनों तक रहता है, 1747 तक इसी के कब्जे में रहता है। 6 क्योंकि 6 अब क्या बोलता है 1747 में फिर कुछ समय के लिए, मतलब साल से भी कम समय के लिए इसके हाथ से फिर रामगढ़ राज्य से खिसक जाता है। कब? जब यहाँ पे मराठों का अटैक होता है। ठीक है, मराठों का भास्कर राव अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक, कुछ दिन के लिए। फिर भास्कर राव से समझौता हो जाएगा और समझौता होने के बाद भास्कर राव फिर से रामगढ़ राज्य को जैसा था वैसा करके फिर से मराठे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो 1747 तक मैंने निर्विरोध रहा और 1747 के बाद भी ये रहा, अब रामगढ़ राज्य के अधीन ही रहा 6। ठीक है, क्योंकि मराठों से समझौता हो गया था, मराठे कुछ पैसे वैसे लेके रिटर्न चले गए थे। ये है विष्णु सिंह। उसके बाद क्या होता है 1747 ईस्वी में तक रहता है। इससे पहले ही देखिए क्या होता है, विष्णु सिंह पे अटैक होता है। मैं बोला था कि एक इधर बंगाल का नवाब ताकतवर हो रहा है, उधर मराठे ताकतवर हो रहे हैं। तो बंगाल का नवाब जो अभी क्या बोलता है मुर्शीद कुली खां मर गया, उसका बंगाल के नवाबों में सबसे फेमस था अलीवर्दी खां, नाम सुने होंगे अलीवर्दी खां। इसी का दामाद था सिराजुद्दौला जो बक्सर की पलासी की लड़ाई में लड़ा था। ठीक है, वो अलीवर्दी खां, इसी का दामाद सिराजुद्दौला था। तो अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत सुंदर राजा था ये, बंगाल का स्वर्ण युग, जनता का बहुत ख्याल रखता था ये। और अलीपुर द्वार नाम शहर सुने होंगे बंगाल में, अलीपुर द्वार इसी ने बसाया था। ठीक है, अलीवर्दी खां अपना 2 चेले को भेजता है कि जाओ अटैक करो विष्णु सिंह के ऊपर। ठीक है, कब?
कब बोलता है ये? 1740 ईस्वी में। ठीक है। मरकत खां को असदुल नहीं, उसका नाम था हिदायत खां को भेजता है। 1740 ईस्वी में हिदायत खां को भेजता है कि विष्णु सिंह पे अटैक करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करता है। विष्णु सिंह हारे ऑब्वियसली हारेगा। 12,000 का सालाना टैक्स देने के लिए विष्णु सिंह रेडी हो जाता है। वापस चले जाता है इन लोग, बंगाल के नवाब के सेना वापस चले जाते हैं। उसके बाद 1747 ईस्वी में, इस 1740 ईस्वी में हिदायत खां अटैक किया, अलीवर्दी खां का जो सिपाही था। इधर मराठा का जो सिपाही था भास्कर राव 1747 में किया। 1740 ईस्वी में इसको हटाया नहीं राजा, इसने भी इसे हटाया नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए ले लिया था। ठीक है। और जब 1747 में भास्कर राव अपने सेना के साथ जब जा रहा था तो बोल के भी गया था कि तुम डरना मत, हम हैं तुम्हारे साथ, तो अंग्रेज़ों का और बंगाल के नवाबों का डट के मुकाबला करना। बंगाल के नवाब का, अंग्रेज़ अभी एंट्री मार चुके हैं। तो इसको पता था कि सबसे शक्तिशाली अभी इस 1747 के पीरियड में मराठा है। मराठा मतलब सबसे पावरफुल, अंग्रेज़ों से भी पावरफुल है और बंगाल के नवाब से भी पावरफुल है। तो जब मराठों का आश्वासन मिला तो ये ना बंगाल को वैल्यू दे ना अंग्रेज़ों का वैल्यू दे, और यही कारण हो गया इसके अंत का। ठीक है। 1763 ईस्वी में क्या हो जाता है? 1763 ईस्वी में वो जगह था ना, क्या था, नरहत समया। इसका जो जमींदार मैं बताया था ना, नरहत समया, एक कुछ पहले अभी डिस्कशन हुआ, एक जगह था जहाँ के जमींदार के मदद से इन लोग पुनः 6 राज्य को जीता था। रणभस्त सिंह ने जीता था ना। तो वही नरहत समया का जो जमींदार था वो बहुत ताकतवर हो गया था, जिसका नाम है कामगर खां। ठीक है ना, कामगर खां। तो कामगर खां ने 1763 ईस्वी में अटैक कर दिया था रामगढ़ राज्य पे, और कुछ समझौता के बाद फिर से यथास्थिति हो गया। वो कामगर खां भी मान गया और इधर भी राजा मान गया, इधर का रामगढ़ राज्य के राजा जो थे वो भी मान गया। अब देखिए ये अटैक 1751 का था, 1751-52 का था, जो कामगर खां का था। ठीक है। 1763 ईस्वी में एक रामगढ़ पे और अटैक हुआ, मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम का अटैक होता है। मीर कासिम जो बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ कौन लड़ता है? मीर कासिम, बंगाल का नवाब। तो मीर कासिम का सेनापति मरकत खां और असदुल्ला खां, मरकत खां और असदुल्ला खां, ये दोनों का अटैक होता है रामगढ़ राज्य पे 1763 ईस्वी में। फिर समझौता होकर बेचारा रामगढ़ छोटा सा राज्य है, जो शर्तें था शर्तें मान लिया और वापस चला गया। तो ये विष्णु सिंह के कालखंड में इतने घटनाएं हुई। ठीक है। विष्णु सिंह का कालखंड में बहुत सारे बड़े बड़े घटनाएं हो गई, देखिए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आएगा किसका? मुकुंद सिंह का समय। अब अंग्रेज़ों का कैसे आगमन हुआ रामगढ़ राज्य में, वो देखिए। अंग्रेज का कैसे पावर, अंग्रेज के अधीन कैसे आया? अंग्रेज के अधीन सबसे पहले याद रखिए, अंग्रेज के अधीन में रामगढ़ का राजा था मुकुंद सिंह। ठीक है। मुकुंद सिंह, इस मुकुंद सिंह का बाप को बोल के गया है कौन? मराठा, कि भाई तू दबना नहीं, ना बंगाल के नवाब के साथ ना अंग्रेज़ों के साथ। वो मराठा भास्कर राव बोल के गया है। तो मुकुंद सिंह को भरोसा है कि हमें मराठा का सहयोग मिलेगा। मगर जब मराठा बहुत दूर रहता है, कहाँ? पुणे में। ठीक है। वहाँ उसके राज्य समय पे उसको मदद नहीं कर पाया मराठा, जिसके वजह से रामगढ़ राज्य का अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। मुकुंद सिंह ना मराठा, ये तो पता चल गया ना, ये इसका सुन रहा है, ना अंग्रेज़ों के खिलाफ भी है और बंगाल के नवाब के खिलाफ भी है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो है वो मराठा है, वो इसका दोस्त है। तो अब क्या होता है, मुकुंद सिंह के समय ये पूरी तरह से अंग्रेज विरोधी होता है। जब रामगढ़ राज्य का कब्जा होने से पहले, अंग्रेज़ों का कब्जा होने से पहले
और झारखंड के 2 और राज्य का कब्जा हो चुका है। अभी रामगढ़ अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है पूरी तरह से। एक पलामू और छोटा नागपुर खास, ये दोनों को पहले अंग्रेज़ों ने मिला चुका है। उसके बाद की कहानी बताता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने पलामू अभियान किया, पलामू को अटैक किया और पलामू के अपने अधीन लाने का कोशिश किया था, उस समय मुकुंद सिंह ने बहुत मदद किया था पलामू के राजा को अंग्रेज़ के खिलाफ जाके। ठीक है, क्या मदद किया था? एक अंग्रेजी दूत को मार दिया था। अंग्रेजी मैसेंजर जो आया था इसके पास मैसेज देने के लिए, अंग्रेजी दूत को मार दिया था इसने, मुकुंद सिंह ने मार दिया था। अंग्रेज खार खाए बैठा हुआ मेरे दूत को मार दिया। दूसरे काम क्या किया था इसने, जो उस समय ये पीरियड जो चल रहा है, इस पीरियड में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में है। दोनों में टक्कर चल रहा है। फ्रांसीसी और ब्रिटिश में दोनों में टक्कर चल रहा है कि इंडिया में मैं व्यापार करूंगा, मैं राज्य स्थापित करूंगा, ये बोलता है मैं ये करूंगा। पूरा कांटे का टक्कर चल रहा है। उस समय क्या किया था, जो सेना था अपने राज्य से होते हुए अंग्रेज़ों ने मना किया था तुम रामगढ़ रास्ता यूज करने मत देना फ्रांसीसी सैनिकों को। ठीक है, तो इसने यूज करने दिया था। लो सेनापति था, लो नाम का एक आदमी था, मैंने प्रमुख था, उसके सेनाओं के साथ गुजरने दिया था। इससे भी अंग्रेज खा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं जब होती है तो ऊपर से गवर्नर से वो आदेश आता है कि भाई ये मुकुंद तो बहुत कूद रहा है, इसके लिए कुछ करो। तो पटना काउंसिल रहता है, उसी काउंसिल के अंदर होता था माने ये रामगढ़ राज्य। पटना काउंसिल में कानून बना कि जाओ उसको मैसेज दो कि वो एक अच्छा आचरण करे, अंग्रेज़ों का गुलाम बन के। अच्छा आचरण मतलब क्या? अंग्रेज़ों का गुलाम बनो, अच्छा आचरण करे, प्लस 20,000 रुपया सालाना हमें दे, तभी तुम रामगढ़ के राजा रहोगे मुकुंद, नहीं तो ख़त्म। मुकुंद क्यों? मुकुंद को तो मराठों का उधर ये है कि हमारे साथ मराठा है, ये भ्रम है। इस वजह से ये ठुकरा देता है सब चीज़। ठीक है, जब ठुकरा देता है तब केमक को भेजता है। ठीक है, केमक को भेजता है और इवेंट्स को भेजता है। ये डिमांड हुआ था कि भाई 1771 की घटना है कि अच्छा आचरण करो एक, और 12,000 रुपया सालाना मुझे दो, 20,000 रुपया सालाना मुझे दो, अंग्रेज़ों को दो। ये 1771 की घटना है। अब केमक और इवेंट्स 2 सेनापति को भेजता है पटना काउंसिल कि जाओ मुकुंद को पीटो। ठीक है, इसको तैयार करता है। और ये इन लोग मौके की तलाश में है, कब रामगढ़ राज्य में उथल पुथल हो। ठीक है, कब रामगढ़ राज्य में उथल पुथल हो। राजा मुकुंद सिंह, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सिंहदेव का जो शासक, सिंहदेव का एक वंशज चला आ रहा है। बागदेव का वंशज तो मुकुंद है, मुकुंद, दलेल सिंह, विष्णु सिंह, हेमंत सिंह, जितना पढ़े सब। अब सिंहदेव का भी तो वंशज चला आ रहा है। तो सिंहदेव का वंशज का एक आदमी दावा ठोक देता है, तेज सिंह नाम है उसका। तेज सिंह को अंग्रेज भड़का देता है, बोलता है यार तेज सिंह, तो तेरे पास अच्छा खासा सेना, तुम तो अच्छे पोस्ट में हो, अगर सेना को भड़का दो और तुम मुकुंद सिंह के खिलाफ आंदोलन कर दो और हम तो तुम्हारे मदद करेंगे ही, और तुम राजा बन जाना और फिर मेरा अंग्रेज़ों का चमचागिरी करना। तो तेज सिंह को भड़का देता। तेज सिंह दावा ठोक देता है कि भाई अब मैं राजा हूँ, ना कि मुकुंद सिंह। ठीक है, और तो मुकुंद सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। तेज सिंह अपने सेना, 2 तरफ से अटैक होता है। तेज सिंह एक तरफ से सेना लेके आता है, एक तरफ तेज सिंह का दोस्त अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज तो रामगढ़ को हड़पना चाहता है, मुकुंद सिंह को हटाना चाहता है। दोनों साइड से जब अटैक हो जाता है मुकुंद सिंह के ऊपर, तो मुकुंद सिंह का मदद कौन करता है? मुकुंद सिंह का घटवाल जाति के लोग घटवाल करते हैं। घटवाल विद्रोह, इसी को कहते हैं घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, वो तो ज़रूर देख लें। घटवाल क्या करता था? घटवाल जो होते थे पहाड़ी घाटों के बीच में जो रास्ता बनाता था वो घटवालों का काम था। घाटों का रास्ता
बनाने वाले लोगों को घटवाल बोला गया था। तो घटवाल लोग बहुत ईमानदार थे मुकुंद रामगढ़ राज्य के प्रति। क्यों? क्योंकि आज तक कभी टैक्स, घटवाली टैक्स कभी लगाया ही नहीं था रामगढ़ राज्य में। तो अपने राजा के वफादारी के लिए आंध्र बरवा घाट के घटवालों ने, दुंदुना घाट के घटवालों ने और लोरंगा घाटी के घटवालों ने विद्रोह कर दिया कि मेरे राजा के खिलाफ अगर कोई आंख भी उठाएगा तो हम अंग्रेज़ों को भी मारेंगे और तेज सिंह को भी मारेंगे। तो ये सब जो विद्रोह हुआ था घटवालों का विद्रोह, उसको कहते हैं घटवाल विद्रोह। कब घटवाल विद्रोह अगर पूछेगा हुआ था तो देखिए 71 हो गया, 72-73 में घटवाल विद्रोह हुआ था। ये भी आपको याद रखना होगा। और कारण भी पता चल गया। और इस घटवाल विद्रोह में 6 और चंपा वाला जो एरिया का जितने भी आदमी थे, किसानों ने, वहाँ के लोगों ने साथ दिया था घटवालों का। तो इसको कहते हैं घटवाल विद्रोह। ठीक है। क्या होता है कि मुकुंद सिंह को लग जाता है कि भाई इन लोगों से कोई कितने घटवाल समर्थन कर दे, अंग्रेज और तेज सिंह की सेना के साथ हम टिक नहीं पाएंगे। तो ये भाग जाता है पंचेत राज्य में। तो पंचेत में इसको कुछ दिन के लिए शरण देता है, क्योंकि पंचेत राज्य पहले ही अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया है। तो फिर उसको पकड़ के और पटना जेल में भेज देता है मुकुंद सिंह को। ठीक है। इसी तरह से फिर तेज सिंह राजा बन जाता है। ठीक है। तेज सिंह को राजा बन जाता है। ये दूसरी शाखा की शुरुआत हो गई, रामगढ़ राज्य की दूसरी शाखा। और तेज सिंह ने अपनी राजधानी बना दिया इचाक बना दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कहानी में दर्द ये होता है कि 1773 ईस्वी में, ये देखिए अब 1773 टाइम है, सेम टाइम चल रहा है, रामगढ़ को जिला बना देता है अंग्रेज, रामगढ़ जिला। ठीक है। और इसके अधीन किसको डाल देता है? जो अभी जीत के मैं बोला था छोटा नागपुर खास, उसको जीत चुका है अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। दूसरा पलामू और तीसरा ये रामगढ़ राज्य। ठीक है। इधर चेरो है, इधर सिंहवंशी, इधर नागवंशी है, इधर चेरोवंशी है, इधर रामगढ़ वंशी है। तीनों अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है। तो तीनों मिला के रामगढ़ जिला कब बना? 1773 ईस्वी में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 1774 ईस्वी में विधिवत तरीके से राज्याभिषेक होता है तेज सिंह का, और तेज सिंह अब राजा बन जाएगा। तेज सिंह अब राजा क्या बनेगा? मालगुजारी देना पड़ेगा उसको। मालगुजारी देना, अगर खाली नाम का राजा है, अगर अंग्रेजों को मालगुजारी देना पड़ रहा है मतलब आप नाम के राजा हो। ठीक है। अंग्रेजों को मालगुजारी दे रहे हो मतलब आप नाम के राजा हो, आपके पास कुछ क्षमता नहीं, मतलब एक जमींदार हो बस, और कुछ नहीं तुम। ठीक है। टैक्स कलेक्शन करके अंग्रेजों को दे दो, बस ये चलता रहा। इसके बाद 1880 तक, 1880 में क्या हुआ, फिर कोई इसके वंशी, मतलब ये तेज सिंह के वंशज को छोड़ के कोई उसी परिवार का दूसरा वंशज ने दावा बोल दिया और अंग्रेज़ों के मदद से फिर से सत्ता हासिल कर ली। दैट इज़ ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। ठीक है। और तीसरी शाखा शुरू हो गई और उसने पद्मा में जाके, पी में जाके शासन करने लगा, और वही आखिरी राजधानी हुई इसकी। तो इसी तरह रामगढ़ राज्य का डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ दोस्तों। ठीक है। आप लोग याद करो। फिर नया किसी राज्य का चेरो, रक्सेल, बहुत कुछ बचे हुए हैं, सबको